हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा। और ये सेंटेंसेस मैंने लिए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम और मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 15 साल में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 7-7 8-8 बार रिपीट हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी में। तो बेसिक क्वेश्चन सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सेम रहती है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं और बेसिक क्वेश्चन आपका चेंज सेम रहता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देखिए। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखें, बीच में इसको स्किप ना करें और डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और इस वीडियो की मदद से आपका सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर्स, ये तीनों पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। देखिए, लर्निंग के अलावा आपके लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए। और आपने सुना होगा कि सारे टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही सफल होते हैं और सफलता मिलती है उनको। ऑनलाइन भी देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने एसएससी सीएचएसएल 2017 के लिए, जिनके पेपर अभी चल रहे हैं जनवरी में। तो इसके लिए आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, इसमें करीब 100 के आसपास टेस्ट हैं और प्राइस इसकी बहुत कम है, 399 रुपीज़ में इसको आप ले सकते हैं। इस साइट पर आपको जाना होगा test.englishaadvantage.in। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा, अपना ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें और उसके बाद साइन इन करके बाय नाउ के ऑप्शन पर इसको आप ले सकते हैं। और ये 1 साल के लिए वैलिड है। ये बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेजेस में इसमें क्वेश्चन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और बहुत सारे इसमें टेस्ट हैं और सारे टॉपिक्स इसमें आपके कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे आपके, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और अपडेटेड पैटर्न पर रहता है ये। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे लगभग सभी सब्सक्राइबर ने इसे ले लिया है, उसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से। तो ज़रूर आप भी लें इससे और इससे आप फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए, ये रियल क्वेश्चंस हैं और ये कई कई बार रिपीट हुए हैं एसएससी एग्जाम्स में। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इसको आप छोड़ें नहीं, बहुत इससे फ़ायदा होगा। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक। तो एसएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 पार्ट होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। केवल 3 पार्ट में ही क्वेश्चन होगा, ए में, बी में और सी में। और जो डी पार्ट होगा वो नो एरर का पार्ट होगा। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। इसमें छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी जो नॉलेज है उसको वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर देखिए, पोइट्री जो होता है ये प्लूरल में नहीं लिखा जाता, इसको हम पोइट्री लिखते हैं। पोइट्री अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि पोइट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ पोएम्स। कविताओं का जो समूह होता है उसको हम पोइट्री बोलते हैं और पोइट्री को हम प्लूरल में नहीं लिखते। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सीनरी है, उसको भी हम प्लूरल में नहीं लिखते। सीनरी ये बहुत आता है एग्जाम में। तो सीनरी और पोइट्री, इन 2 वर्ड को आप ध्यान रखें, इनको हम प्लूरल में नहीं लिखते। और ऐसे ही एक वर्ड है कैटल, ठीक है, जो एनिमल्स का ग्रुप होता है, तो कैटल को भी हम एस नहीं लगाते उसमें, पोइट्री में भी हम एस नहीं लगाते, सीनरी में भी हम एस नहीं लगाते, और एडवाइस, ADVICE, इसमें भी हम एस नहीं लगाते। तो ये 4-5 वर्ड मैंने बताए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसमें बी पार्ट में गलती है, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरीके से मैं पूरा एग्जाम्पल देके आपको पूरे वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। इसमें भी वही फंडामेंटल है, स्टोन्स को हम प्लूरल में नहीं लिखते, ठीक है। पीसेस ऑफ स्टोन आप बोल सकते हैं, स्टोन अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपका मनी है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रुपी काउंटेबल है और कॉइन्स काउंटेबल है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अनकाउंटेबल काउंटेबल का फंडामेंटल है यहाँ पर। इसमें आप पीसेस ऑफ स्टोन्स आप बोल सकते हैं, लेकिन स्टोन में हम एस नहीं लगाते। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, STONE, एस नहीं लगाएंगे इसमें,
तो इसमें जो गलती होगी वो आपकी सी होगी, मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बेसिक आपसे पूछे जा रहे हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, और चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए एज वेल एज का मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो एज वेल एज का एक सिंपल सा फंडा है कि एज वेल एज से पहले वाला जो जो प्रोनाउन है, जैसे ही है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो ही के सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका गो में एस और ई एस लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो एज वेल एज से पहले यहाँ पर ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें लगाएंगे लाइक में, ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो। ठीक है, तो इसमें लाइक में हम लगाएंगे एस, ये टू गो में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि टू के बाद तो ये फिक्स रहता है। लाइक में आपको एस लगाना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। और ही एज वेल एज यू, इसको आप बोल सकते हैं नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यही इसका अर्थ होता है एज वेल एज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंस इसका निकलता है, और इसमें लाइक में आप एस लगाएंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। ये भी देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको भी आपको पास्ट टेंस में रखना होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट के बाद वाला जो पार्ट है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में लिखा है, पास्ट टेंस में। रियलाइज्ड की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ही इसकी जगह हम बोलेंगे ही वॉज। इसके कुछ रूल्स हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के। हमेशा हम पास्ट टेंस यूज नहीं करते, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में कोई सा भी टेंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे रूल्स हैं, लेकिन बेसिक रूल ये है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, जो दैट के बाद आता है, उसको भी आप पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा, आपकी जो गलती होगी वो होगी सी। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही वॉज एट फॉल्ट, बहुत जल्दी मुझे पता पड़ गया कि वह गलती पर था, मतलब गलती उसकी थी, ये इसका मतलब है, और सी इसका आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, माई टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ये है माई टीचर सेड, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये वाला है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें पास्ट में है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन यहां पर एक आपका अपवाद अप्लाई होगा, एक एक्सेप्शन अप्लाई होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। ठीक है, माई टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से आपका पूरी तरह सही है, और डी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ। और यदि मैं यहां पर मूव्ड लगा दूं, यदि मैं इसको पास्ट में कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि पास्ट में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती थी लेकिन अब नहीं घूमती, जो कि गलत होगा। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कि हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा और हर काल में, हर समय पर वो अप्लाई होता है। तो उसमें हम वर्ब को अप्लाई नहीं कर सकते, कोई टेंस हम उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चीज़ हमेशा होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस भी, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड सेंटेंस है, करीब 6 या 7 बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, करीब पिछले 15 सालों में। तो इसलिए ये सारे सेंटेंस मैंने ऐसे लिए हैं जो कई कई बार रिपीट हुए हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वर्डिंग चेंज कर देते हैं उसमें, और कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हम जब दो नाउन को यूज करते हैं इस प्रपोजिशन आफ्टर के बाद, आफ्टर सिटी, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, बुक आफ्टर बुक, एग्जाम आफ्टर एग्जाम। ठीक है, तो
तो इस तरह से हम प्रपोजिशन के बाद, ये जो प्रपोजिशन है आफ्टर, इसके बाद जब हम दो नाउन यूज करते हैं तो उनको हम लिखते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में नहीं लिखते। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसमें गलती है आपकी। माई सिस्टर ट्रेवल सिटीज आफ्टर सिटीज की जगह होगा माई सिस्टर ट्रेवल सिटी आफ्टर सिटी पोस्ट मैरिज। पोस्ट मैरिज मतलब शादी के बाद। शादी के बाद मेरी बहन ने बहुत सारी सिटियों को घूमा है, ये इसका मतलब है। तो यहां पर आप इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका बी। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपके सेंटेंस करेक्शन में तो काम में आएंगे ही। सेंटेंस करेक्शन के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलअप्स में काम में आएंगे। और दूसरे जो एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपके डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द क्लेanलीनेस इन चंडीगढ़ इज मच हायर देन आगरा। मतलब इसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बैंकिंग में, एसएससी में, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है इसमें। और इसमें देखिए क्लेanलीनेस इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो साफ सफाई है उसकी तुलना हम किससे करेंगे लॉजिकली, उसकी तुलना हम करेंगे आगरा की साफ सफाई से, ना कि आगरा से। तो वही इस सेंटेंस में हो रहा है, द क्लेanलीनेस इन चंडीगढ़ इज मच हायर देन आगरा। मतलब चंडीगढ़ की जो साफ सफाई है चंडीगढ़ शहर की, वो आगरा से कहीं ज़्यादा है, जबकि मुझे बोलना चाहिए कि आगरा की साफ सफाई से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्लेanलीनेस को रिपीट करने के लिए हम या तो इसको यहाँ पर बोल सकते हैं द क्लेanलीनेस इन चंडीगढ़ इज मच हायर देन द क्लेanलीनेस ऑफ आगरा, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। और यदि इस वर्ड को आपको रिपीट नहीं करना है, क्लेanलीनेस को, इस वर्ड को आपको रिपीट नहीं करना है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं देन दैट ऑफ। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर इन लगा है तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे देन दैट इन, देन दैट इन आगरा। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में नहीं आया हुआ। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए ये प्रेफरेबल के क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 15 साल में अलग अलग एग्जाम्स में 9 बार रिपीट हुआ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। और इसको देखते हैं, टी इज़ मोर प्रेफरेबल टू कॉफ़ी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में टी को ज़्यादा पसंद किया जाता है बनस्पत कॉफ़ी के। तो इसलिए इसमें देखिए प्रेफरेबल जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, चूंकि ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले हम मोर नहीं लगाते। तो इसमें दो रूल हैं प्रेफरेबल में, एक तो प्रेफरेबल के पहले मोर नहीं आएगा और प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आएगा। तो देन तो इसमें नहीं लगा, टू लगाया, तो ये तो सही है इसमें। लेकिन प्रेफरेबल के पहले ये जो मोर लगा हुआ है ये गलत है इसमें। ठीक है, तो टी इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा पसंद करना। इसका मतलब ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले हम मोर नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम देन नहीं लगाएंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, योर आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन फॉर गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है उसके बाद हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, फॉर का नहीं। कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड के बाद हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है, ये जो प्रपोजिशन है फॉर, ये गलत है यहाँ पर, और इसके स्थान पर आपका ऑन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है और ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में, और आपका क्लोज टेस्ट में भी ये डेफिनेटली आपके काम में आ सकता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं और अलग अलग प्रपोजिशंस के साथ अलग अलग वर्ड आते हैं। जैसे प्रोफिशिएंट है, इसके बाद इन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आएगा, अप्रूव के बाद ऑफ आएगा, डिप्राइव के बाद ऑफ आएगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग प्रपोजिशन के बाद अलग अलग वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑल द एम्प्लॉइज हैव टू अबाइड इन द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है कुछ निश्चित रूल, कुछ डेफिनेट रूल्स, और अबाइड का मतलब होता है उनका पालन करना। लेकिन अबाइड जो वर्ड है इसके बाद हम इनका प्रयोग नहीं करते, अबाइड बाय हम बोलते हैं, अबाइड इन नहीं बोलते।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये जो है वन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी 6 या 7 बार मैंने देखा है, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए, वन का मतलब होता है कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक जनरल तरीके से हम उस प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो वन के बाद हम जो पजेसिव केस लेते हैं वो वन ही लेते हैं, हिज नहीं लेंगे। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का आदर सभी सिचुएशंस में करना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर ये हिज जो है ये गलत है, और हिज की जगह आएगा वंस, ONE और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी S, ठीक है, तो वो इसमें आएगा और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल कार। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें डी आंसर लगा के आएंगे, उनको लगेगा ये सेंटेंस सही है और ग्रामेटिकली ये सही लगता है। इफ़ आई हैड मनी मतलब मेरे पास यदि पैसा होता तो मैंने इस कार को खरीद लिया होता, लेकिन ये अनफुलफिल्ड कंडीशन का सेंटेंस है, और अनफुलफिल्ड कंडीशन में एक जो कंडीशन पार्ट होता है जो इफ से स्टार्ट होता है, उसमें हम हैड के साथ V3 लगाते हैं। शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है उसमें हैड के साथ V3 लगाते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट पार्ट, इसमें हम वुड हैव के बाद यहाँ पर V3 लगाते हैं। तो यहाँ पर वुड हैव के बाद V3 लगाए, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद V3 नहीं लगा है, तो हैड के बाद यहाँ पर V3 जो है वो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक हैड और आएगा जिसका मतलब होगा कि होना। तो एक हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और दूसरा वाला जो मेन वर्ब होगा जिसका मतलब होता है होना, ठीक है, जैसे हैव, जैसे आई हैव ए कार, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी हैव का जो थर्ड फॉर्म होगी वो हैड होगी, ठीक है। तो दो बार इसमें हैड का प्रयोग होगा, एक बार हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक बार रेगुलर वर्ब की तरह। तो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल कार। हालांकि इस सेंटेंस को इस तरीके से लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो केवल स्पोकन इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस आपका गलत है, तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और ये काफ़ी रिपीट होता रहता है सेंटेंस करेक्शन में, फिलअप्स में, इम्प्रूवमेंट में, इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये आपका जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। एक स्टेटमेंट बोलता है कोई भी स्पीकर, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंफर्म करने के लिए कि मैं सही हूं कि नहीं, कि स्पीकर अपने बारे में बोलता है इसमें। जैसे लेट्स गो टू द बीच एंड एंजॉय, चलो बीच पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो डू बी जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन टैग है। तो लेट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल वी बनता है, डू बी नहीं बनता। तो इसलिए इसमें सी आपका आंसर होगा, सी इसमें पार्ट गलत है। डू बी जब बनेगा जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस निगेटिव में बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। लेकिन लेट्स वाले सेंटेंस में हम शैल वी का प्रयोग करते हैं सभी तरीके के सेंटेंस में। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, मतलब उनका लेट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या गलती होगी, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन ये 2 या 3 बार ये रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम में। तो इसमें आप देखें, इसमें ये पॉसिबिलिटी नाउन है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, संभावना का मतलब एक नाउन। तो नाउन से पहले हम देयर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे देयर, केवल देयर, ठीक है। जैसे दिस इज देयर हाउस, हाउस एक मकान मतलब, और मकान क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इसलिए दिस इज देयर हाउस। देयर्स नहीं बोलेंगे, ये देयर्स आता है एंड में, दिस हाउस इज देयर्स, ठीक है। जब हाउस को पहले में लगाऊंगा, देयर्स को एंड में लगाऊंगा, तब आएगा ये इस तरीके से। लेकिन नाउन से पहले जब ये आएगा तो इसको हम लिखेंगे देयर, ना कि देयर्स। तो इसलिए यहां पर इसमें ए पार्ट में आपकी गलती मानी जाएगी, ए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन इज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे, मतलब अपने ओल्ड एज में एक पर्सन जो है उसकी संभावना रहती है कि वो दिन पर दिन
कमज़ोर होता चला जाता है। लाइकली टू का मतलब है कि उसकी संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो जो सिंगल साउंड वाले जो वर्ड होते हैं जिनमें एक ही वॉवेल साउंड होती है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए ER फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मोर हम तब लगाते हैं जब उसमें कई सारी वॉवेल साउंड होती हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल 3 साउंड है इसमें वॉवेल की, तो उससे पहले हम मोर लगाएंगे। लेकिन इसमें एक ही साउंड है, वीक, ई की साउंड है, केवल एक ही साउंड है, ये छोटा वर्ड है, तो इसलिए इसको हम कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए हम बोलेंगे वीकर, ना कि मोर वीक। ठीक है, जैसे कोल्ड है तो कोल्ड को हम बोलेंगे कोल्डर, मोर कोल्ड नहीं बोलेंगे। और इंटेलिजेंट है तो कई सारी साउंड है उसमें इंटेलिजेंट में, तो उसको हम बोलेंगे मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंडर द सर्कमस्टेंसेस आई शैल डू दिस वर्क। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये कई बार रिपीट हुआ है बैंकिंग एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में और SSC एग्जाम में। ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब शुरुआत में इस सब्जेक्ट से पहले कोई निगेटिव वर्ड या फ्रेज आता है तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, चूंकि एक निगेटिव वर्ड है तो इसलिए इसके बाद मैं बोलूंगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल आई डू दिस वर्क। मतलब किसी भी परिस्थिति में मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। तो इसमें आई शैल की जगह आप बोलेंगे शैल आई, और बी इसमें आपका आंसर होगा। 17 देखते हैं। डू यू अवॉइड टू वॉच टीवी ड्यूरिंग एग्जाम। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं। कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अवॉइड है, एंजॉय है, प्रैक्टिस है, इनके बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं। तो अवॉइड के बाद डू यू अवॉइड वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग एग्जाम। तो यहां पर आपका वॉचिंग होगा, बी इसमें आपका आंसर होगा। बी पार्ट में गलती है। टीवी से पहले हम दा नहीं लगाते, लेकिन रेडियो से पहले हम दा लगाते हैं। ये भी एक ग्रामर का रूल है। टीवी से पहले हम नहीं लगाते, टीवी या टेलीविजन से पहले नहीं लगाते, रेडियो से पहले हम लगाते हैं। तो ये पार्ट इसमें सही है। इसमें केवल बी पार्ट में आपका गलती होगी और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आई रियली डू नॉट नो वेयर हैव ही एंड हिज फ्रेंड अजय गॉन सिंस यस्टरडे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि कल से अजय और उसका फ्रेंड कहाँ गए हैं, तो इसमें वेयर के बाद देखिए हैव लगा हुआ है। वेयर के बाद हम हैव कब लगाते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर हैव यू गॉन या वेयर हैव यू व्हाट हैव यू डन, इस तरीके से WH वर्ड के बाद जब हम हैव लगाते हैं तो वो होता है क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसमें वेयर के बाद पहले सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हैव आएगा। ठीक है, वेयर ही हैज, इस तरह से हम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर ही एंड हिज फ्रेंड अजय हैव, इस तरह से बनेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पहले आएगा, ये जो पूरा पार्ट है, ये हैव से पहले आएगा और उसके बाद हैव आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसलिए यहां पर इसमें बी पार्ट में गलती इसमें होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। हैवी रेन की वजह से जो शिप था वो समुद्र के बीच में डूब गया। देखिए 2 वर्ड होते हैं डूबने के लिए, एक होता है ड्राउन और एक होता है सिंक। ड्राउन हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक है, तो शिप तो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सैंक, SANK। ड्राउन नहीं आएगा यहां पर, तो इसमें आपका बी पार्ट में इसमें गलती होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नथिंग एल्स देन इमोडेस्टी दैट लीड्स टू वंस फेलियर इन लाइफ। मतलब जिंदगी में यदि आपको असफलता मिलती है तो आपकी घमंड की वजह से आपको मिलती है। जब आप इमोडेस्ट होते हैं, आपके अंदर मॉडेस्टी नहीं होती, विनम्रता नहीं होती, उसकी वजह से आपको असफलता मिलती है। तो यहाँ पर
नथिंग एल्स के बाद हम देन नहीं लगाते, नथिंग एल्स के बाद बट हम लगाते हैं, तो इसलिए इसमें ए पार्ट में आपका गलती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप कई बार देखें और पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें भी आप ज्वाइन करिए। और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको प्लीज़ आप लाइक करें। और ट्विटर पर और लिंक्डइन पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है मॉक टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग या इस वीडियो के रिगार्डिंग या ग्रामर क्वेरी है कोई भी, तो मुझसे पूछें, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको सफलता मिले जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के थ्रू आप डेफिनेटली सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सफलता पा सकते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप हमारे साथ आइए और जुड़िए इस चैनल से, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेल के थ्रू मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.